हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी साइंस की क्लासेस चल रही हैं, उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो जंतुओं में पोषण है। ठीक है, कल हम लोगों ने पादपों में पोषण पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। ठीक है, और इससे पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी जो पीडीएफ है वो मैंने कल अपलोड कर दी हैं टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग सर्च करके जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डालता हूं तो लोग कहते हैं कि सर यहाँ से नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सीधे आप लोग वर्धन एकेडमी सर्च कर लीजिए और जो लोगो आपका यूट्यूब चैनल पे लगा है सेम वही उस पे लगा है। वर्धन एकेडमी आप लोग सर्च करेंगे तो आसानी से आपको मिल जाएगा। मैंने इससे पहले की जितनी पीडीएफ है सारी वहाँ अपलोड कर दी है, आप लोग सारी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसकी जो पीडीएफ है वो 4-5 हो जाएंगी, तब मैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जंतुओं में पोषण में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कॉपी पेन लेके आप लोग बैठा करिए। ठीक है, आप लोगों को पीडीएफ में दे दूंगा, लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग यहाँ पर चीज़ों को सुनते रहा करें और जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट कर लिया करिए टॉपिक वाइज, तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो आपके पास बुक्स हों, जैसे आपके पास कोई भी बुक है उसमें आप जंतुओं का पोषण ढूंढिए, क्योंकि आज यही आपने यहाँ पढ़ा है और इसी को आप लोग अपने आप भी बुक से पढ़ें तो आपका बाई चांस कुछ छूट रहा होगा तो आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जंतु पादपों की तरह स्वयं भोजन का निर्माण करने में सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, वे अपनी वृद्धि, विकास, प्रतिरक्षा तथा जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों तथा पौधों पर निर्भर कहते हैं। दूसरों पर निर्भरता के कारण ही जंतुओं को परपोषी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इसलिए उन्हें स्वपोषी कहा जाता है, और जो जंतु है वो स्वयं नहीं बना पाते हैं इसलिए उनको परपोषी कहा जाता है। वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों वगैरह पे। जंतुओं में पोषण के प्रकार देखिए, जंतुओं में क्या होते हैं, पूर्णभोजी पोषण, ठीक है, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण। तो तीनों को अलग अलग देख सकते हैं। पूर्णभोजी पोषण देखिए, पूर्णभोजी पोषण को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है। इस विधि में जंतु भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। यह भोजन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। इनमें जीवों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करके उनका पाचन एवं अपशोषण किया जाता है। पचे हुए भोजन का कोशिकाओं के भीतर स्वांगीकरण होता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। पूर्णभोजी पोषण वाले जंतुओं का वर्गीकरण देखिए। सबसे पहले देखिए शाकाहारी, ऐसे जंतु जो पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरण, घोड़ा आदि। ठीक है, मनुष्य भी इसी श्रेणी में, नहीं मनुष्य आगे होगा। फिर मांसाहारी में देखिए, ऐसे जंतु जो भोजन के लिए अन्य जंतुओं पर निर्भर करते नहीं, निर्भर रहते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। उदाहरण में शेर, चीता, भेड़िया, लोमड़ी आदि। फिर देखिए सर्वाहारी है, ठीक, ओमनीवोरस। इसमें देखिए ऐसे जंतु जो पौधों तथा जंतु दोनों से भोजन ग्रहण करते हैं अर्थात निर्भर रहते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली आदि। ठीक है, ओमनीवोरस में मानव आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो चीजें लगभग आपको पता ही होंगी। आगे देखिए अपमार्जक। अब यहाँ पर अपमार्जक, ठीक, स्कैवेंजर्स जो होते हैं, ऐसे जंतु जो मृत जंतुओं को खाकर अपनी ऊर्जा ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं तथा उन्हें सड़ने से बचाते हैं, यह प्रक्रिया अपमार्जन कहलाती है। ये क्या है, सियार, लकड़बग्घा, गिद्ध, चील आदि। फिर देखिए परजीवी पोषण क्या होता है। ठीक है, परजीवी में क्या, इस प्रकार के पोषण में एक जंतु किसी अन्य जंतु से स्थायी अथवा अस्थायी संपर्क बनाकर उससे भोजन प्राप्त करता है। इस प्रकार के जंतुओं को परजीवी जंतु कहते हैं। पोषण के आधार पर जंतुओं को निम्नलिखित रूप से विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए किस किस रूप में, बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी क्या होता है, ये परजीवी पोषी के शरीर के बाहर से अर्थात चिपक कर उनका रक्त चूसकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण है जोंक, जू, मच्छर आदि। ये सब क्या करते हैं, चिपक के खून चूसते हैं। ठीक है, तो उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आंतरिक परजीवी में देखिए, ये परजीवी पोषी के शरीर के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे गोलकृमि, एस्केरिस आदि। ठीक है, मृतोपजीवी अब कौन होते हैं, ठीक है, इसमें देख लीजिए। मृतोपजीवी पोषण के अंतर्गत कुछ जंतु मृत जंतु एवं पौधों के शरीर से प्राप्त तरल जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल अणुओं में अपघटित कर पर्यावरण में मुक्त कर देते हैं। हरे पेड़ पौधे इन मुक्त अणुओं को ग्रहण कर पुनः जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यह चक्र अनवरत चलता रहता है। इन जीवों को मृतोपजीवी अथवा मृतजीवी अथवा अपघटक भी कहा जाता है। उदाहरण में जीवाणु, मशरूम, फफूंद आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पूर्ण भोजी पोषण के प्रमुख चरण क्या है, पहले अंतर्ग्रहण। ठीक है, ठीक है, अंतर्ग्रहण है, फिर पाचन है, डाइजेशन, फिर अवशोषण है, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिष्करण। अब अंतर्ग्रहण सबसे पहले देख लेते हैं। अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर सॉरी
भोजन को शरीर आहार नाल में ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। मतलब शरीर में ले जाने की या आहार नाल में ले जाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। फिर होता है पाचन। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। मानव में पाचन। मनुष्यों में पाचन के लिए भोजन एक नली से होकर निकलता है जिसे आहार नाल कहते हैं। इसे विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। अब आहार नाल के बारे में यहाँ पे बताया गया। भोजन के पाचन को संपूर्ण करने के लिए विभिन्न ग्रंथियों का बड़ा योगदान है, जैसे लाला ग्रंथि। लाला ग्रंथि क्या होती है? लार ग्रंथि को ही लाला ग्रंथि कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लाला ग्रंथि कौन है, तो लार ग्रंथि को ही लाला ग्रंथि कहते हैं। यकृत अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। दांत भोजन को चबाने तथा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस पीस डालने, दांतों को उनके आकार तथा कार्यों के आधार पर विभिन्न भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दांतों के प्रकार। कृंतक काटने वाले, ठीक है, काटने वाले दांत। रदनक चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक चबाना और टुकड़े करना इनका कार्य होता है। चवर्णक का चबाना एवं पीसने वाले दांत। ठीक है, तो दांत तो आपको पता ही होना चाहिए। ये 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। लाला ग्रंथि देख लेते हैं, वही लार ग्रंथि। मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लाला ग्रंथियां होती हैं, मतलब लार ग्रंथि, जिससे लाला रस स्रावित होता है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ, टंग देखिए, यह मुख में उपस्थित मांसल संरचना है जिसका आगे का सिरा स्वतंत्र होता है। यह बोलने में सहायता करती है तथा भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं जिससे भोजन के स्वाद का पता चलता है। देखिए दूसरा, ग्रसिका मतलब भोजन नली। निगला हुआ भोजन ग्रसिका में जाता है। यह गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। भित्ति मतलब दीवार होता है। ठीक है। आमाशय। आमाशय छोटी भित्ति वाली एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय का आंतरिक स्तर सतह मतलब श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा पाचक रस स्रावित करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कौन स्रावित करता है? आमाशय। ठीक है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल के प्रभाव से बचाती है तथा साथ ही भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को अम्ल नष्ट कर देती है। HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। ठीक, जठर रस भी यहीं से, मतलब अग्नाशय आमाशय से ही यहाँ पर स्रावित होता है। जठर रस प्रोटीन को सरल बनाते हैं। फिर क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। फिर यकृत, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, हालांकि सबको आता भी होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, पित्ताशय। फिर देखिए अग्न्याशय। अग्न्याशय आमाशय के ठीक नीचे उपस्थित पत्ती के आकार की ग्रंथि है। अग्न्याशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इसको अनेक सरल रूप में परिवर्तित करता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वसीय अम्ल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है अग्न्याशय। ठीक है। नोट में लिखा है श्वास नली एवं ग्रसनी का प्रारंभिक मार्ग एक होता है। जब भोजन निगलते हैं तो श्वास नली को एक मांसल संरचना ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी की ओर ढकेल देती है। कभी कभी कारणवश भोजन श्वसन नली में चला जाता है तो घुटन खांसी होने लगती है। ठीक है, यही कारण होता है। अवशोषण क्षुद्रांत में होता है। देखिए पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना, जिसे दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं, के द्वारा होकर सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। फिर चौथा क्या है? स्वांगीकरण। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। बहिष्करण मतलब बृहदांत। ठीक है, बृहदांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है या लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है, मतलब बड़ी आंत। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है जहां अर्धठोस होकर गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसे बहिष्करण कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं में पाचन देख लेते हैं। चौपायों की रूमिनेंट कहते हैं।
चौपायों को, ठीक है, चार पैर वाले जो होते हैं, ठीक है, चौपायों को रूमिनेंट कहते हैं क्योंकि इनका आमाशय चार भागों में बटा होता है। प्रथम भाग रूमेन कहलाता है, इसमें भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं, ठीक है, जो गाय आय होती है हम लोग कहते हैं जुगाली करते रहते हैं, ठीक है, वो चबाते रहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसे पुनः मुंह में लाकर चबाता है। इस प्रक्रम को रोमंथन तथा इस प्रकार के जीव रोमिनेंट कहलाते हैं। घास में सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है जिसे पचाने के लिए जंतुओं को दोनों आंतों के बीच अंधनाल, ठीक, उपस्थित होती है, ठीक है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स उपस्थित होती है जिसमें उपस्थित जीवाणु द्वारा सेलुलोज का पाचन हो पाता है। फिर आगे है अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली तथा एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के में बुलबुले के समान अनेक खाद्य धानियां होती हैं। इसमें अंगुली के समान प्रवर्ध निकलते हैं जिसे पदाभ कहते हैं। यह भोजन पकड़ने तथा गति करने के लिए होता है। अमीबा की खाद्य धानी में ही भोजन का पाचन होता है तथा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा ही शरीर से बाहर कर दिया जाता है। फिर देखिए पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन देख लीजिए, ठीक है, पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन। इसमें देखिए क्या होते हैं, पोषक पदार्थों में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और जल, वाटर, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर पोषक पदार्थों का रासायनिक संगठन हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक यौगिक होते हैं या कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन 1:2:1 के अनुपात में होता है। मतलब एक भाग कार्बन, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग फिर से ऑक्सीजन का होता है, इस अनुपात में होता है। सूत्र यहाँ पर CmH2ON कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। स्रोत क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट के स्रोत गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, जौ, शक्कर आदि, ये कार्बोहाइड्रेट के हो गए। कार्बोहाइड्रेट के जो प्रकार देखिए, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड में ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, ठीक है। अब देखिए मोनोसैकेराइड देख लेते हैं। ये सैकेराइड की मोनोमर यूनिट के बने होते हैं। इनका जल अपघटन नहीं होता, ये रंगहीन, घुलनशील एवं क्रिस्टलीय होते हैं। ट्रायोज में देखिए क्या होता है, 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट, उदाहरण ग्लिस ग्लिस ग्लिसरेल्डिहाइड है, अच्छा, ठीक है। टेट्रोज, ये देखिए 4 प्रकार कार्बन संख्या वाला कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसमें 4 कार्बन संख्या वाला होता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें इरिथ्रोस होता है। पेंटोज में 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, उदाहरण राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। हेक्सोज में देखिए 6, ये तो नाम से ही आप समझे, ट्राई 3, टेट्रो 4, पेंटो 5, हेक्सोज 6 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है, ये हो गया। फिर डाइसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड होते हैं, सूत्र C12H22 और O11। इनका जल अपघटन संभव है, उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आदि, ये मुख्य रूप से पौधों में पाए जाते हैं। फिर पॉलीसैकेराइड, ये अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर निर्मित होते हैं, ठीक है, ये जल में अघुलनशील होते हैं तथा मुख्यतः पौधों में पाई जाती हैं, उदाहरण में मंड, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन आदि, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज। प्रोटीन में देख लेते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। प्रोटीन जो पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, किन बंधों के द्वारा, पेप्टाइड बंधों के द्वारा, ये विषम बहुलक होते हैं। कार्य इनका क्या है, अमीनो अम्ल मानव शरीर की सामान्य क्रियाविधि, शरीर के ऊतकों अंगों की रचना एवं उचित पोषण के लिए आवश्यक है। वर्ष 1938 में प्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। यह, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्वों से बनी है। सोयाबीन एक गैर पशु प्रोटीन है, ठीक। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, पनीर, मांस, मछली आदि, ये प्रोटीन के स्रोत हैं। वसा, फैट, वसा कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक है, परंतु इसमें कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। वसा के अणु ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के 3 अणुओं के एस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़ने से बनते हैं। जल में पूर्णतः अघुलनशील, परंतु क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, एसीटोन, एल्कोहल, ईथर तथा केरोसिन आदि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। स्रोत क्या है वसा के, दूध, पनीर, अंडा, अखरोट, मूंगफली आदि। यह शरीर में तापमान नियंत्रक का कार्य करती है तथा आंतरिक भागों को चोटों से बचाता है और त्वचा के रूखेपन को दूर करता है। नोट में, स्टेरॉइड, ये वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड हैं जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं, उदाहरण में कोलेस्ट्रॉल, ये क्या है, स्टेरॉइड है। फिर विटामिन देख लेते हैं। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं
जिनकी मानव शरीर को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है या ईंधन पदार्थों के संश्लेषण पर नियंत्रण करते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक ने किया था। यह प्राणियों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। विटामिन क्या है? वृद्धि एवं विकास के लिए। यह उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण और बीमारियों से रक्षा करते हैं। यह सह एंजाइमों के संयोजन में भाग लेते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन जल में घुलनशील। देखिए, जल में घुलनशील कौन से होते हैं? दो होते हैं। देखिए, बताता हूं अभी। जल में घुलनशील विटामिन को प्रतिदिन भोजन के साथ ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि यह मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है। और वसा में घुलनशील, देखिए, जल में कौन होते हैं? बी और सी, बेचारे, ऐसे याद रखिए, बेचारे। ठीक है। तो बी और सी ये होते हैं जल में घुलनशील, और बाकी वसा में घुलनशील हो जाते हैं, जो बाकी बचे हुए। वसा में घुलनशील विटामिनों को प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करना पड़ता, क्योंकि यह वसीय ऊतकों में संचित हो जाते हैं। विटामिन के प्रकार एवं उनकी कमी से होने वाले रोग। अब देखिए, विटामिन ए से रतौंधी, ठीक है, रेटिनॉल। ठीक। अब इनके जो रासायनिक नाम है वो सामने। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफिरॉल है और उसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स। विटामिन ई, ठीक है, बांझपन और नपुंसकता हो जाती है। विटामिन के से हीमोफीलिया हो जाता है। और विटामिन सी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन के से रक्त का जमना। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का तो कुछ लिखा ही नहीं है। ठीक है, इतने लगभग सारे तो यहाँ पे बता ही दिए। ठीक है। विटामिन बी से यहाँ पर बेरी बेरी होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन बी से बेरी बेरी कहा जाता है, बेरी बेरी। ठीक। अब विटामिन, अच्छा सॉरी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पूरा सबका लिखा हुआ है नीचे, ध्यान ही नहीं दिया। विटामिन बी वन से बेरी बेरी, ठीक है। फिर विटामिन बी टू से किलोसिस, विटामिन बी थ्री से पेलाग्रा, विटामिन बी फाइव से, ठीक है, फोर कहाँ गया, ठीक है, फाइव से चर्म रोग अनिद्रा, विटामिन बी सिक्स से एनीमिया, विटामिन बी सेवन से एनीमिया फिर से, ठीक है, विटामिन बी नाइन से एनीमिया, अच्छा इन सब से एनीमिया ही होता है। विटामिन बी ट्वेल्व से भी एनीमिया, ठीक है, इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक। खनिज मिनरल्स में देख लेते हैं। मानव शरीर में कम से कम 29 प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यह अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पर्यावरण में स्वतंत्र अथवा यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। मानव शरीर में खनिज उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। यह हड्डियों, दांतों तथा रक्त के जमने में सहभागी होते हैं। यह दिल की धड़कन एवं पेशी संकुचन के लिए भी आवश्यक होते हैं। उदाहरण में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है रेसे, फाइबर्स। रेशा मानव भोजन का एक प्रमुख भोज्य पदार्थ है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। इसके द्वारा किसी भी प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, यद्यपि यह आहार नाल की शुद्धता में योगदान देते हैं। इसमें जल अवशोषण की विशेष क्षमता होती है। इससे कब्ज की समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि मतलब क्या, सलाद के लिए कहा जाता है खाने में सलाद रखना चाहिए, अच्छा खासा रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसमें फाइबर होता है और जो खाना है उसको पचाने में बहुत सहायता करता है। उदाहरण में सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन, म्यूसिलेज आदि। ठीक है, इस तरीके से आपका, मेरे हिसाब से इसमें तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे थे और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये जंतुओं में पोषण। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा, इसमें क्वेश्चन काफी अच्छे बन रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपके कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।